नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो आइए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर होने के बावजूद आज मैं तुम्हें एक भूतों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप डॉक्टर हैं, शायद आपको भूत प्रेत पर यकीन ना हो, लेकिन जो आपने अपनी आंखों से देखा है उसे आप झुठला नहीं सकते। ये शब्द आज भी मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मेरी मेडिकल की पढ़ाई वैसे शहर मुंबई में हुई थी। 1996 में मैंने गांव में अपना क्लिनिक खोलने की कोशिश शुरू की और इसीलिए जगह देखने, लोगों से मिलने में मेरा काफ़ी वक्त चला जाता था। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अकेला ही रहता था। खाने पीने का इंतज़ाम मैंने गांव में ही एक फैमिली के यहाँ कर रखा था। जिस घर में मैं रह रहा था वहाँ एक पुराना टेलीफोन भी था, लेकिन घर के मालिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त बस कॉल रिसीव करने की थी, कॉल करने की नहीं। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई। डॉक्टर साहब, हमारा गांव दूर है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे तेज़ बुखार है, इस तरफ कोई गाड़ी भी नहीं आती, आप अगर आ सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने गांव का नाम पूछा तो उस आदमी ने न्यूली कुछ इस तरह का नाम बताया। उनका सरनेम अड़सले ऐसा कुछ था, मगर फ़ोन में बहुत खरखर की आवाज़ आ रही थी तो शायद नाम ठीक से सुनाई नहीं दिया। लेकिन एक बात तो सच थी, उस ज़माने में गांव में डॉक्टर मिलना वाकई बहुत मुश्किल काम था। मैंने कहा, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, और मैंने फ़ोन रख दिया। उस वक्त ज़्यादा रात नहीं हुई थी, तकरीबन 8 या 8:30 का टाइम हो रहा था। पर उस दौर में उस वक्त तक गांव के लोग आमतौर पर सो जाते थे। मैंने अपना बैग पैक किया, कुछ दवाइयाँ और गोलियाँ ली और अपना स्कूटर स्टार्ट करके पहले गांव के एक जानकार के घर चला गया। वो एक खानावली चलाते थे और मेरे खाने की व्यवस्था वहीं पर थी। घर के सामने गाड़ी रोककर मैंने उन्हें आवाज़ दी, देशमुख काका है क्या? अंदर से खुद देशमुख काका कुर्ता पहनते हुए बाहर आ गए। मैंने उन्हें फ़ोन की बात बताई और नेवली गांव जाने का रास्ता पूछा। उनका बताया हुआ रास्ता कठिन तो नहीं था, लेकिन गांव का रास्ता होने की वजह से वहां पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगने वाले थे। मैं निकलने ही वाला था कि तभी काका बोले, आज अमावस है, इतनी रात बाहर जाना ठीक नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थोड़ा अर्जेंट है, एक सीरियस पेशेंट है, देखना ज़रूरी है। काका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, टाइम पे लौट आना और रास्ते में कहीं रुकना मत। मैंने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत का डर दिखा रहे हो क्या काका? और फिर से स्कूटर को किक मारकर हैंडल मोड़ते हुए न्यूली गांव की तरफ निकल पड़ा। न्यूली गांव जाने वाला रास्ता बेहद संकरा और सुनसान था। अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता अंधेरे में ही कहीं खो गया है। सड़क में इतने मोड़ थे कि स्कूटर की हेडलाइट में मोड़ आने के बाद आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी स्कूटर की हेडलाइट की पीली रोशनी में उस खराब रास्ते पर अपने लिए रास्ता बनाते हुए अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भूतों प्रेतों पर मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन गांव के घने अंधेरे से मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। यह पहली बार था जब मैं इस तरह रात के वक्त ऐसे किसी सुनसान इलाके से गुजर रहा था। मुझे असल फिक्र इस बात की थी कि गांव तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन वहां जो घर है उसे कैसे ढूंढूंगा, क्योंकि फोन पर उस आदमी ने मुझे सही से बताया भी नहीं था कि मुझे गांव में कहां आना है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। गांव के पास पहुंचते ही मुझे एक आदमी सड़क पर खड़ा नजर आया। स्कूटर की लाइट देखकर वो अपनी हथेली को आंखों पर रखकर मुझे देखने लगा। मैं उसके पास जाकर रुका तो उसने मुझे पूछा, डॉक्टर साहब? मैंने हाँ कहा और फिर बिना वक्त गवाए वो अपने हाथ से मुझे पीछे आने का इशारा करता हुआ गाड़ी के आगे आगे भागने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने एक कांटेदार बाण में से रास्ता निकाला। आगे एक घर था जिसके अंदर लाइटें जल रही थी। वो 2 मंजिला मकान था। मैंने सोचा शायद गांव का कोई बड़ा आदमी होगा। जब मैं गाड़ी आंगन में घुमा रहा था तभी बगल में एक नीम के पेड़ के पास मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने वही आंगन में गाड़ी खड़ी की और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर आराम कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग उठे। उन्होंने मुझे नमस्कार किया और बोले, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जो आप जल्दी आ गए,
आइए ऊपर चलिए, मेरा बेटा ऊपर है। मैं उनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। ऊपर की रूम का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक 12-13 साल का लड़का बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें आधी खुली थी, जैसे उनमें जान ही न बची हो। शरीर एकदम ठंडा, रंग थोड़ा स्याह काला पड़ा हुआ था। हाथ पैर के नाखून काले पड़ गए थे और उसके माथे पर भस्म लगी हुई थी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया और थोड़ा गुस्से में आकर पूछा, ये क्या कर रखा है आपने? आपको इसके माथे पर नमक के पानी की पट्टियां रखनी चाहिए थी। आपने तो यहां माथे पर राख पोत दी है। बगल में खड़े उस आदमी ने शर्म से सिर झुका लिया, मगर वो कुछ नहीं बोला। मैंने फौरन उसके माथे से राख साफ की। लड़के का शरीर बहुत गर्म था। सबसे पहले मैंने ठंडे पानी से उसका बदन पोंछ लिया और तब उसके मुंह से घरघराहट भरी आवाज आने लगी। मैंने उसके बदन को हाथ लगाया और फिर थर्मामीटर से शरीर का तापमान चेक किया। बुखार एकदम सिर पर चढ़ चुका था। मैंने तुरंत उसे एक इंजेक्शन लगाया और बैग से एक गोली निकालते हुए कहा, यह गोली इसे देनी है, लेकिन यह खुद से निगल नहीं पाएगा, तो इसे पानी में घोलकर पिलाना पड़ेगा। उस लड़के के पिता यानी उस घर के मालिक ने तुरंत नौकर को पानी लाने का इशारा किया। नौकर नीचे चला गया। तब मैंने उन्हें आगे बताया, बुखार बहुत ज्यादा है, सिर तक पहुंच चुका है। इंजेक्शन और गोली से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। ऐसी हालत में आपके बेटे को फौरन किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, वरना इसकी हालत और खराब हो सकती है। और वो आदमी घबराकर नीचे बैठ गया। नहीं नहीं, पुजारी जी ने मना किया है, कहा है कि आज की रात उसे घर से बाहर बिल्कुल मत ले जाना, उसकी जान को खतरा है। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। कौन सा खतरा? किस बात का खतरा? उल्टा अगर वो ऐसे ही पड़ा रहा तो उसकी जान जा सकती है। इतने में वो नौकर पानी लेकर ऊपर आया। मैंने एक कटोरी में पानी लिया, उसमें वो गोली घोल दी और धीरे धीरे उस लड़के को पिला दी। फिर मैं अपनी बैग भरते हुए बोला, जल्दी करो, हमें फौरन निकलना पड़ेगा, वरना हालात और भी खराब हो जाएंगे। अब की बार वो आदमी थोड़ा गुस्से में बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? आज अमावस्या है, हमारे घर पर किसी ने तंत्र मंत्र कराया है, किसी ने करनी की है। अगर आज की रात वो बाहर गया तो उस पर जो करनी की गई है वो उस पर अपना असर कर सकती है, और फिर ना आप उसे बचा पाएंगे न कोई और। मैंने करनी, तंत्र मंत्र जैसी बातें सुनी तो थी, लेकिन असल में ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे हिसाब से तो वो लड़का मौत के बहुत करीब था, और ऐसे टाइम पर इन बातों पर यकीन करना मेरे दिमाग को जरा भी सही नहीं लग रहा था। मैंने भी थोड़ा गुस्से में ही जवाब दिया, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? सीधा उस पुजारी को बुलाते, वही इलाज कर देता। वो आदमी मायूस होकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया और लगभग रोते हुए बोला, आप डॉक्टर हैं, इसीलिए बुलाया, और मैं इस बच्चे का बाप हूं। शायद आप मेरी तकलीफ को नहीं समझ पाओगे। हमारे घर पर करनी हुई है, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 बार। पिछले महीने मेरी बीवी भी अचानक तेज बुखार से मर गई। उसे हॉस्पिटल भी ले गए थे, फिर भी उसकी जान नहीं बची। मुझे भी शुरू में इन बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन मरने से पहले मेरी बीवी अजीब अजीब बातें करने लगी थी। कहती थी कि उसे कुछ साए दिखाई देते हैं, चलती फिरती परछाइयां नजर आती है, जैसे कोई हवा में घुलकर उसके आसपास घूम रहा हो। कभी कहती थी कि कुछ औरतें उसके पास आकर बैठती है और जोर जोर से शोर करती है, रोती है, कभी उसे आवाजें देती है। वो औरतें ऐसे रोती थी जैसे कोई अपना, कोई करीबी मर गया हो। मैं उसे समझाता था कि यह सब बीमारी का असर है, लेकिन वो हमेशा वही बातें करती। जहां भी जाती उसे वहां वो 5 औरतें दिखाई देती थी, घर के अंदर, बाहर, रास्ते पर, हर जगह। उस रात भी वो पूरी रात तड़पती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि वो औरतें उसे बुला रही है। कभी कहती कि दरवाजे के पीछे से देख रही है, कभी खिड़की से झांक रही है, और वो औरतें उसे देख अजीब अजीब तरीके से हंसती है। मैंने इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे भरोसा नहीं था। और फिर एक दिन अचानक
उसकी जान चली गई। मैंने हर मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, देखिए, हो सकता है कि उन्हें कोई और बीमारी रही हो, शायद सही इलाज या सही डायग्नोसिस नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उन पर किसी ने करनी कर दी है। आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए कह रहा हूं, अब भी वक्त है। आपके बेटे की हालत बहुत सीरियस है। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ चलता हूं, लेकिन अगर सही टाइम पर हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो उसकी जान भी जा सकती है। वो आदमी फिर उसी टूटी आवाज में बोला, आपकी बात सही लग रही है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बाप के दिल में जो डर बैठा है उसे निकालना मुश्किल है। मैं भी पहले इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन पिछले हफ्ते बेटे का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी, फिर भी मेरा बेटा किसी तरह बच गया। अब इस बात की खुशी मनाऊं या डरूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसी दिन से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो भी वही सब बड़बड़ाने लगा जो उसकी मां कहा करती थी। 5 औरतें जो उसके पीछे पड़ी है, उसे घर में उसके आसपास लहराती हुई नजर आती है। कभी उसे नींद में पकड़ती है, कभी पैर खींचती है, कभी हाथ नोचती है और कभी उसका गला दबाने की कोशिश करती है, और वो उनका मुकाबला नहीं कर पाता। डर के मारे उसने खाना पीना छोड़ दिया। आखिरकार मैंने अपना शक दूर करने के लिए पास के गांव से एक पुजारी जी को बुलाया। जैसे ही पुजारी ने घर में कदम रखा, उसने तुरंत कहा, 5 पिशाच है, शायद 6 भी हो सकते हैं। उनका डेरा तुम्हारे घर में और घर के आसपास है। 5 हमेशा इस लड़के के चारों तरफ मंडराती रहती है, उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। फिर उन्होंने मेरे बेटे को देखा और कहा कि तुम्हारे घर पर एक नहीं, 5 अलग अलग तरह की करनी हुई है। अगर एक का तोड़ करोगे तो दूसरी उलट पड़ेगी, दूसरी का इलाज करोगे तो तीसरी हमला करेगी। 5 आपस में उलझी हुई है, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। जरा सी भी गलती हुई तो लड़के की जान जा सकती है। और वहीं पुजारी जी इन सब करने का उपाय ढूंढने के लिए दूसरे गांव गए हैं। कहा है कि कल दोपहर तक लौट आएंगे और उनके आने तक मेरे बेटे को घर के अंदर रखना जरूरी है। खास तौर से आज अमावस की रात में उसे बाहर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ही बताइए, 3 लोग, मेरी बीवी, मेरा बेटा और वो पुजारी, तीनों एक ही बात कर रहे हैं, तो फिर शक किस पर करूं, किस बात पर करूं? मैं एक बाप हूं, बेटी की मौत के बारे में सोचकर दिल कांप उठता है। मैंने बीवी को तो खो दिया है, अब बेटे को नहीं खोना चाहता। किस पर यकीन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस इसलिए आपको बुलाया। आप यहां बैठकर इलाज कीजिए, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, बस इस रात को कट जाने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरे सामने एक दुविधा में फंसा हुआ बाप था, जो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। डर और दिमाग की लड़ाई में फंसा हुआ उनकी हालत को मैं समझ पा रहा था, लेकिन उस 12 साल के लड़के को सही वक्त पर ट्रीटमेंट मिलना भी उतना ही जरूरी था। उसकी सारी बातें सुनकर मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर सोचा और कहा, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं खुद जाकर देखता हूं। अगर कोई बड़े डॉक्टर मिलते हैं तो उन्हें फौरन लेकर आता हूं। उस लड़के के पिता ने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। उस पल भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका नौकर उस वक्त आगे आया और मुझसे बोला, साहब, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? बाहर बहुत अंधेरा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं भाई, अगर डॉक्टर को तुरंत लाना पड़ा तो मैं फटाफट आ सकूंगा, इसलिए मेरा अकेला जाना ही ठीक होगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, मैं जल्द ही आता हूं, और इतना बोलकर मैं घर से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही मैं बाहर आया, कहीं से चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ पलटकर देखा तो कोई औरत नीम के पेड़ के पीछे से झांककर मुझे देख रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो झट से पेड़ के पीछे छुप गई। मैं उसे आवाज देने ही वाला था, लेकिन उतना वक्त नहीं था, और उस पल नौकर मेरी गाड़ी के पास खड़ा था। निकलता हूं, ऐसा कहते हुए मैंने एक्टिवा स्टार्ट की और धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था।
दोनों तरफ घने पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़, पीपल, बरगद और भी दूसरे। उनकी डालियां सड़क तक झुकी हुई थी। पेड़ों के बीच से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कहीं कहीं कोई परिंदा आवाज कर रहा था, जिससे माहौल और भी ज्यादा खौफनाक बन रहा था। आगे एक मोड़ पर पहुंचा और अचानक दाहिनी तरफ कुछ हिलता हुआ नजर आया। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की और ध्यान से देखा। वो एक औरत थी, फटी पुरानी साड़ी में, थोड़ी झुकी हुई, बिखरे हुए बाल थे उसके, चेहरा लाल जैसे खून से सना हो, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। कोई पागल औरत होगी, ऐसा सोचते हुए मैंने गाड़ी थोड़ी तेज कर दी। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक और मोड़ आया। वहां भी बाई तरफ कुछ हलचल हुई। नजर दौड़ाई तो फिर से एक औरत दिखी, जो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। लेकिन इस बार वो हंस रही थी, और वो हंसी वो इंसानी नहीं थी, बल्कि बहुत डरावनी और दिल दहला देने वाली थी। ये वो औरत नहीं थी जिसे मैंने पिछले मोड़ पर देखा था, लेकिन उसकी वो डरावनी हंसी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब दिल में हल्की सी घबराहट होने लगी थी, पर मैंने खुद से ही कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, तो बस शांत रहे और गाड़ी चलाता रहे। लेकिन न चाहते हुए भी मेरे हाथ पैर पसीने से तरबतर हो गए थे। मैं गाड़ी चलाता रहा। आगे फिर से एक मोड़ आने वाला था। गाड़ी घुमाते वक्त हेडलाइट का उजाला चारों तरफ फैला और उसकी रोशनी में कुछ कुछ नजर आया। आगे जाते ही फिर वही मंजर दिखा। गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो गई। करीब 10-12 फुट दूर एक औरत खड़ी थी, लेकिन यह औरत बहुत ऊंची थी, इतनी ऊंची कि गाड़ी की हेडलाइट उसके आधे जिस्म तक ही पहुंच पा रही थी। और तब मेरा ध्यान अचानक उसके पैरों की तरफ चला गया। उसके पांव उल्टे थे। इस बार तो सच में मेरी रूह कांप गई। हाथों से गाड़ी का हैंडल भी सही से पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पसीने से हाथ हैंडल से फिसल रहे थे। उस डर ने मेरे अंदर के साइंस और लॉजिक के भरोसे को भी हिलाकर रख दिया था। अब तक जो दिल शांत था, वो जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने एक नज़र उस स्कूटी के शीशे में पीछे देखा और मेरा पूरा जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। वो औरत अब भी उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। किसी तरह से मैंने वो मोड़ पार किया। दिमाग सुन्न हो गया था। खुद से सवाल करने लगा, ये क्या हो रहा है और ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? रास्ता जैसे लंबा खींचता चला जा रहा हो। आते वक्त तो मुझे इतने मोड़ नहीं लगे थे, फिर ये मोड़ बार बार कहां से आ रहे थे? कहीं मैं किसी छलावे में तो नहीं फंस गया? छलावा के बारे में भी मैंने सुना था। क्या इसे ही छलावा कहते हैं? मन में नकारात्मक ख्याल आने लगे थे और हर एक ख्याल के साथ मेरा खुद पर से यकीन कम होता जा रहा था। आगे एक और मोड़ आ गया। इस बार अंधेरा और भी घना था। पेड़ों की शाखें पूरी तरह से रास्ते पर झुकी हुई लग रही थी। पंछियों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। सिर्फ गाड़ी की आवाज और दिल की धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। गाड़ी उस मोड़ पर घुमाते ही मेरी नजर सामने चली गई। वहां एक और औरत थी, बरगद की लटकती जड़ों को पकड़कर उल्टी लटकी हुई। उसके हाथों के नाखून लंबे, काले और टेढ़े थे। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रही थी। वो भयानक नजारा देख मेरी तो जान हलक में आ गई। उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधे मेरी आंखों में घुस रही थी। मैंने गाड़ी को जोर लगाकर आगे बढ़ाया, लेकिन तभी लगा कि जैसे कोई अचानक मेरे पीछे कूद पड़ा हो। सिर के पीछे भी कुछ महसूस हुआ, जैसे वो औरत अब भी मेरे पीछे थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब दिमाग खुद से सवाल पूछने लगा था, और कितनी देर ये सब चलेगा? क्या यह सब वाकई में हो रहा है या ये सब बस मेरे दिमाग का धोखा है? शायद उस आदमी ने जो बातें कही थी, जो आप बीती बताई थी, उसी का डर मेरे दिमाग में घर कर गया था। यही सब सोचते सोचते सामने एक और मोड़ आ गया, 5वां मोड़। यहां जो औरत खड़ी थी वो सबसे अजीब थी। उसकी हाइट मुश्किल से 4 फीट रही होगी, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज्यादा गंदा था, जैसे उसे कोई बीमारी हो। पूरे बदन पर बड़े बड़े फोड़े थे। गर्दन पूरी टेढ़ी थी,
बाएं कंधे पर झुकी हुई, और वो सिर्फ एक ही काम कर रही थी, अपनी गर्दन हिलाकर मुझे नहीं ऐसा इशारा कर रही थी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो, मुझे रोकना चाहती हो, या शायद कह रही हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर मैं कुछ भी कर लूं लेकिन उस बच्चे को नहीं बचा सकता। मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अब गाड़ी का इंजन भी अजीब तरीके से कांपने लगा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने एक बेहद भयानक मंजर देखा और फौरन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। सामने सड़क के बीचों बीच वहीं पांचों औरतें इकट्ठा थी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। वो सभी एक छोटे बच्चे की लाश को घसीटते हुए ले जा रही थी। उनके कपड़े खून में सने हुए थे, हाथों पर खून लगा था, और वो अजीब तरह से मातम करती हुई, रोती हुई आवाज निकाल रही थी, जिसे देखकर और सुनकर मेरा पूरा बदन सिहर गया। मैं कांपता हुआ वहीं पर खड़ा था। उन औरतों ने वो लाश उठाई और फिर सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर एक एक करके वो सारी औरतें उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। वहीं बैठकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। कोई कभी उसका पैर खींचती थी तो कभी हाथ, कोई उसका पेट तो कोई चेहरा नोच रही थी। वो सभी औरतें उस शव को अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे उनके बीच कोई जानलेवा होड़ लगी हो। लेकिन ये सब करते वक्त वो इस तरह से रो रही थी जैसे कोई अपना बहुत करीबी मर गया हो। उन औरतों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उनके चेहरे और शक्लें बदल रही है। लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कुछ अलग ही किस्म के प्राणी है। अब तो उन औरतों को पार करके आगे जाने की मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी। मैंने लड़खड़ाते हुए स्कूटी घुमाई और वहां से पागलों की तरफ भाग निकला। गाड़ी धीमी करने का या पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। सीधे गांव पहुंचा और जल्दी से गाड़ी घर के आंगन में खड़ी कर दी। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ बंद हुई, मुझे कहीं से मुसमुसाने की, रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो वही नीम के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रोती हुई नजर आई। मैं कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ा रहा, खुद को संभाला। घर का दरवाज़ा बंद था। खिड़की और दरवाजे की दरारों से अंदर की रोशनी बाहर झलक रही थी और वो औरत अब भी रो रही थी। दिल में आया कि आखिर मैं एक डॉक्टर हूं, डर के मारे पीछे हटना ठीक नहीं है। शायद उस औरत को मेरी मदद की जरूरत हो। मैंने उससे थोड़ा दूर खड़े होकर एक हल्की आवाज में पूछा, क्या हुआ? आपको कोई तकलीफ है क्या? मैं डॉक्टर हूं, आपकी मदद कर सकता हूं। उस औरत ने धीरे से सिर उठाया और वो सामने घर की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मैंने उस दिशा में देखा। वो उसी घर की तरफ इशारा कर रही थी जहां वो बीमार लड़का था। मन में कई सारे सवाल उठने लगे। वो आदमी तो कह रहा था कि उसकी पत्नी मर चुकी है, तो फिर ये औरत किसे अपना बेटा कह रही थी? जब तक मैं कुछ समझ पाता, एकदम से घर का दरवाजा खुला और वही घर का मालिक, वही आदमी दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, आप आ गए, पर आपने थोड़ी देर कर दी आने में। उसके हाथ, पैर, चेहरा सब कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने फिर से पलटकर उस पेड़ की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था, न वो औरत, न उसका वो रोना। ये देखकर मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए। अब भी दिल में डर कम नहीं हुआ था। फिर भी मैं घर की ओर बढ़ा। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पूरे शरीर को छूकर चला गया। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि वो आदमी बोल पड़ा, अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आगे बढ़िए डॉक्टर साहब, वरना वापस लौट जाइए। अब तक मुझे अंदाजा हो गया था कि यहां कुछ तो अजीब हो रहा है। मैं थोड़ी देर रुका, फिर संभलकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो देखा वो लड़का बेजान सा पड़ा हुआ है। मैंने उसके शरीर को छुआ। शरीर बिल्कुल ठंडा था। स्टेथोस्कोप कानों पर लगाया, लेकिन कोई धड़कन सुनाई नहीं दी। तभी कोने में अचानक कोई हलचल सी महसूस हुई। वहां देखा तो वही औरत बैठी थी जो थोड़ी देर पहले
बाहर पेड़ के नीचे रो रही थी। उसके रुदन की आवाज़ सुनते ही मैं डर के मारे पीछे हट गया। उसी वक्त उस लड़के के मुंह से काला सा धुआं निकलने लगा और ये देखकर मैं बुरी तरह से घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने उस लड़के का पूरा शरीर सिकुड़ता चला गया। उसकी त्वचा काली नीली पड़ चुकी थी, नाखून काले पड़ गए थे और आंखें सफेद होकर पिघलती हुई लग रही थी। मैं जैसे तैसे संभलते हुए नीचे उतरा। नीचे देखा तो वो आदमी वहीं कुर्सी पर बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। घर का नौकर एक कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी भी आंखों में आंसू थे। मुझे देखते ही वो खुद ब खुद बड़बड़ाने लगा, बस एक रात और काटनी थी डॉक्टर साहब, शायद वो बच जाता। लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि जो फैसला मैंने लिया था वो सही था या गलत। अगर आपकी बात मान ली होती तो हो सकता है वो आज जिंदा होता। हमने तय कर लिया था कि सुबह होते ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बात करते करते वो आदमी रुक गया, सिसकियां लेने लगा और फिर वो बोला, इस घर पर 5 करनी का साया है। किसने करवाई नहीं पता, लेकिन शक तो अपने ही लोगों पर है, अपने ही रिश्तेदारों पर। जब जमीन जायदाद का लालच बढ़ता है तो इंसान हर हद पार कर देता है। करनी हुई या नहीं सच झूठ भगवान जाने, लेकिन पहले मेरी बीवी चली गई और अब बेटा भी। मेरे लिए तो यही सच है। मैं बिल्कुल चुप था, शांति से उनकी सारी बातें सुन रहा था। उन्हें क्या सांत्वना दूं, क्या बोलूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मन ही मन मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैं एक डॉक्टर होते हुए भी उस लड़के को बचा नहीं पाया। अगर अब भी यहीं रुका रहा तो मेरी वजह से इनका दुख और बढ़ता जाएगा। मैं घर से बाहर जाने ही वाला था कि नजर बाहर आंगन की तरफ गई और मैं वहीं जम गया। आंगन में वहीं 5 औरतें खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे रास्ते पर दिखी थी। उनकी आंखों से खून बह रहा था। वो रो रही थी, मातम मना रही थी, मगर मुझे उनके रोने की आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ उनके रोते हुए, मातम मनाते हुए डरावने चेहरे नजर आ रहे थे। उसी वक्त घर का नौकर मेरे पास आ गया और उसने अपने आंसू पोंछते हुए मुझे कहा, आज अमावस की रात है डॉक्टर साहब। शायद आपको भूत प्रेत पर यकीन ना हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं और जो आप देख रहे हैं वो सब अमानवीय है। ये सब हमारी समझ के परे है। आप चाहो या न चाहो, आप इसे नकार नहीं सकते। बस थोड़ी देर की बात है, ये रात गुजर जाएगी, फिर सुबह होते ही आप आराम से अपने घर चले जाइएगा। मैंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप वहीं एक कोने में बैठ गया। मन में लगातार वहीं सारे सवाल घूम रहे थे। क्या ये 5 औरतें उन 5 करने की निशानी थी? और जो वो छठी औरत थी, क्या वो उस लड़के की मां थी? जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, वो सब वाकई बेहद अजीब था। पर नौकर की बात भी सच थी। चाहे मेरा मन माने या न माने, मैं उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था। मैंने जो कुछ देखा था उसे मैं झुठला नहीं सकता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की कहानी थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे कहानी पर ज़्यादा काम करने के लिए वक्त नहीं मिला। बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कहानी सुनिए, कहानी का मज़ा लीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ।